तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे दोस्त आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। बाबू आपका जो साइंस है उसमें से हम आपके लिए VBI ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं प्यारे साथियों, और 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और आप सभी के लिए एक मेरे पास चैलेंज है प्यारे साथियों कि इस 20 में से आप बस 10 का आंसर हमें बता दीजिए। एक तरह से आपका ये लाइव टेस्ट होने वाला है प्यारे साथियों कि आप कितना का आंसर सही दे रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितना सही किया है। तो चलिए प्यारे साथियों, ज्यादा समय नहीं लेते हैं और हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि हम आपके लिए मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव चूज करके लाए हैं। ओनली 20 क्वेश्चन है बाबू, और उसमें से आप बस हमें 10 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। मुझे पता है कि आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को प्यारे साथियों, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, क्लास अच्छा लगे बाबू क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किया है, आपका नंबर कितना आया है। फिर प्यारे साथियों, क्लास को अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं हम, और ये रहा बाबू आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिएगा क्या है बाबू। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है बाबू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा ऑप्शन आप सभी के सामने है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं। बाबू मैं आप सभी को बता दूं, ये होता है आपका चुंबक। एक तरफ आपका नॉर्थ होता है बाबू, एक तरफ आपका क्या होता है, साउथ। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है बाबू। किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, ये चीज याद रखिएगा। और क्या पूछ रहा है हमें कि चुंबक के अंदर, चुंबक के बाहर नहीं पूछ रहा है बाबू, चुंबक के अंदर कह रहा है। तो इधर से इधर जाएगा तो इधर से इधर आएगा, यानी साउथ से नॉर्थ हो जाएगा बाबू। किधर से किधर, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ बोले तो दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन कौन है बाबू, तो दक्षिण से उत्तर अपना बी सही हो जाएगा आंसर बाबू। क्या हो जाएगा पहला का बाबू, बी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछता है ऐसे क्वेश्चन तो आप बी सही करिएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा क्या संकेत करता है बाबू, आप बताइएगा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है बाबू कि यदि हम क्या कर रहे बाबू, बाएं हाथ के 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं बाबू कि उसमें आपका जो तर्जनी है आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, मध्यमा उस पर बाबू चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बताती है, तब आपका अंगूठा बल की दिशा बताएगी। अब बाबू इसमें हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, बायां हाथ का मध्यमा, मध्यमा किसको बोला जाता है बाबू, तो ये जो बायां हाथ का ये जो बीच वाला उंगली है ना बाबू, बीच वाला, इसको बाबू अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो हमें मध्यमा का पूछ रहे बाबू, तो मध्यमा बताता है बाबू चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बताता है। क्लियर हुआ। आई होप बाबू दूसरा क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ बाबू हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और आज की इस क्लास का बाबू तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी बाबू धनात्मक होती है। अब आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या अवतल लेंस होता है, क्या बाबू उत्तल लेंस होता है, या समतल अवतल दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। बाबू समझेंगे फिगर के माध्यम से बाबू। यह चीज याद रखिएगा बाबू, उत्तल लेंस ये है बाबू, और उत्तल लेंस में बाबू मुख्य फोकस किधर होता है बाबू, दाहिना साइड होता है। यहाँ पे आपका बाबू F2 होता है, दाहिना साइड में होता है। तो बाबू मुख्य फोकस जब यही है तो आपको पता होगा लेंस हो या दर्पण हो, दाहिने ओर की दूरी सभी क्या होती है बाबू, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। इसमें यही पूछा है बाबू कि किस लेंस की फोकस दूरी बाबू धनात्मक होती है, तो ये कौन सा लेंस है बाबू, तो ये है आपका उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा बाबू, अगर क्वेश्चन आप सभी से एग्जाम में पूछ दिया तो किस पे आप टिक करेंगे बाबू, उत्तल लेंस पे टिक कर देंगे। क्लियर हुआ। ऑप्शन बी के साथ बढ़ेंगे बाबू। देखिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, तो आप लोग मिस मत करिएगा। और जो मैंने चैलेंज आप लोगों से किया है, बस 10 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को, दीर्घ दृष्टि दोष को बाबू दूर दृष्टि दोष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, तो दूर दृष्टि दोष इसको बोला जाता है बाबू, दूर दृष्टि दोष बोला जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा बाबू। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन से दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है बाबू। ये चीज याद रखिएगा, अवनी, मैंने क्या बताया बाबू, अवनी। ये ट्रिक याद रखिएगा बाबू। अवनी से क्या होता है, अवतल लेंस। अव से क्या हो जाएगा बाबू, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है,
ये आपका हो जाएगा बाबू अवतल लेंस, और ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अब आप कहेंगे सर आप निकट दृष्टि दोष का क्यों बता रहे हैं, हमने इसमें क्वेश्चन तो पूछा है दूर दृष्टि दोष का, दूर दृष्टि दोष का। तो बाबू ट्रिक याद रखिएगा कि ये अवनी किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है, याद रखिएगा, लड़की का नाम आप सभी को जल्दी याद आ जाता है। तो अवनी है, अव से बाबू अवतल लेंस और निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्यारे साथियों हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बाबू, अवतल लेंस का। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज करेंगे, जाहिर सी बात है उत्तल लेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बाबू, तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे प्यारे साथियों, तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, ऑप्शन आप सभी का बी सही हो जाएगा। इसी के साथ प्यारे साथियों हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और आज के इस क्लास का बाबू क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए बाबू कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। जब हम दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो वहां पे कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, मैं आपको बता देता हूं इसका भी ट्रिक, जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे प्यारे साथियों। देखिए आपको बस याद रखना है कि किस दर्पण का यूज बड़ा चीज को देखने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि आप दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपका दाढ़ी होता है, बाल होता है, बड़ा करके देखना होता है आपके चेहरे को, ताकि जो भी बाल छूटा हो वो दिख जाए उसमें। यानी क्या करके देखना पड़ता है, बड़ा करके देखना पड़ता है। और याद रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब को बड़ा देखना होता है तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस का यूज करते हैं। किसका, अवतल लेंस का यूज करते हैं, याद रखिएगा अवतल लेंस का। यानी अवतल ये हो गया, ये उत्तल हो गया, क्या हो गया, उत्तल। अब दोनों में देखिएगा अवतल कितना है, 4 गो वर्ड है इसमें। इसमें कितना है बाबू, 4 गो वर्ड है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, 3 गो वर्ड है इसमें। तो बड़ा अगर करके देखना होगा, प्रतिबिंब को बड़ा करके देखना होगा तो हम अवतल लेंस का यूज करेंगे। अवतल दर्पण का छोटा करके देखना होगा तो उत्तल दर्पण का यूज करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में तो हम बड़ा का यूज करेंगे, चूंकि बड़ा करके देखना होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा इसमें, अवतल दर्पण हो जाएगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, पांचवा का सी हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन 6 नंबर है बाबू, कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है। कमेंट करेंगे कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है बाबू। तो ये आपका होता है CaO होता है, ये होता है कली चूना, ठीक है। और ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और आज की इस क्लास का अगला क्वेश्चन है बाबू 7 नंबर, कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बताइएगा। अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू कौन सा पदार्थ। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है बाबू, तो अम्ल जो है, अम्ल जो है बाबू वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। याद रखिएगा अम्लों को अगर नीले लिटमस पत्र पर डाला डाला जाएगा कोई भी अम्लीय पदार्थ, उसको कैसा कर देगा बाबू, उसको लाल कर देगा, ठीक है। याद रखिएगा कैसा कर देगा बाबू, लाल कर दिएगा। बाबू क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं बस क्लास में 50 लाइक का टारगेट रखता हूँ, बहुत छोटा सा लाइक है बाबू, और मुझे पता है आप लोग इस टारगेट को पूरा जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अधातु बाबू चमकीला है। अधातु है, चमकीला है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैं आप सभी को बता देता हूँ। क्वेश्चन जो है बाबू आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, सेलेनियम। बाबू ये जो आपका आयोडीन होता है ना, ये आयोडीन होता है बाबू, ये चमक के कारण ही जाना जाता है, अधातु है, और इस चमक के कारण ही प्रकाश के किरणों को ज्यादातर ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और ये इसी के कारण इसको जाना जाता है बाबू, चमकीला है इसी के कारण इसको जाना जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए बाबू ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आप लोग चुटकियों में इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में बाबू इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सल्फर कह रहा है बाबू, सल्फर S16 होता है बाबू, कितना होता है S16। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 8 6, यही ना होता है। हमसे पूछ रहा है बाबू, क्या पूछ रहा है कि अंतिम बाह्यतम कह रहा है, बाह्यतम कक्षा में कितना है बाबू, बाह्यतम कक्षा में 6 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बाबू, 6 है। आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ।
चलिए, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग 6 पे टिक करेंगे। इसी के साथ बाबू हम आज की इस क्लास का अगला क्वेश्चन बाबू 10 नंबर देखते हैं। और अम्लीय वर्षा का अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए बाबू। अम्लीय वर्षा जो होता है उसके जल का पीएच मान कितना होना चाहिए बाबू, याद रखिएगा 4 से 5 के बीच में होना चाहिए। 4 से 5 के बीच में होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। कितना के बीच में, तो 4 से 5 के बीच में होना चाहिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान। ऑप्शन देखते हैं बाबू। अब ऑप्शन में है 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, 7.0। प्यारे साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो 5.6 से कम होना चाहिए। मैंने बताया 4 से 5 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन दिया है इसमें 5.6 से कम। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन हम इसी पे टिक करेंगे। अगर ये क्या होता है बाबू, ये सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है बाबू। सामान्य वर्षा जो होता है ना, सामान्य वर्षा, सामान्य वर्षा जल का पीएच मान, सामान्य वर्षा जल का पीएच मान ये होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सामान्य वर्षा जल के पीएच मान का 5.6 होता है, ये 5.6 होता है। ठीक है, क्या होता है, 5.6 होता है। उससे कम 4 से 5 के बीच में क्या होता है बाबू, तो अम्लीय वर्षा जल का, ये अम्लीय है। क्या है ये, याद रखिएगा, ये अम्लीय है, आलिया नहीं है, अम्लीय। ठीक है, चलिए हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज की इस क्लास का बाबू अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया। क्लास अच्छा लगा बाबू, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो। चलिए, टार्टरिक अम्ल बाबू कह रहा है, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल कह रहा है बाबू कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा बाबू, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में बाबू, इमली में आपका क्या पाया जाता है बाबू, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है बाबू। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्त, टार्टरिक अम्ल। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से आप लोगों का कितना क्वेश्चन क्लियर हो रहा है याद रखिएगा। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल। प्यारे साथियों, आई होप आपको ये चीज अच्छा लग रहा होगा और पसंद आ रहा होगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है बाबू, वो कितने कैरेट का होता है। बाबू इसमें देखिएगा, आभूषण बनाने वाला पूछ रहा है आपसे, शुद्ध सोना नहीं पूछ रहा है। अगर शुद्ध सोना पूछता तो 24 कैरेट का होता है, लेकिन हमसे वो नहीं पूछा। हमसे क्या पूछा है बाबू, हमसे पूछा है कि आभूषण जिससे बनाया जाता है वो कितने कैरेट का गोल्ड होता है बाबू, तो 22 कैरेट का गोल्ड होता है। टोटल शुद्ध 24 कैरेट के गोल्ड से आप कोई भी आभूषण नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत कमजोर होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू, 22 कैरेट के सोना से कोई भी आभूषण बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बाबू। 13 नंबर का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है बाबू, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है बाबू। द्विलिंगी पुष्प कौन है प्यारे साथियों, गुलाब पुष्प है, लौकी है, पपीता है, या इनमें से कोई नहीं बाबू। इसका आंसर हो जाएगा गुलाब पुष्प। पुष्प जो है बाबू, गुलाब पुष्प, ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा। कैसा पुष्प हो जाएगा बाबू, द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस क्लास का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 14 नंबर, कि काला जर जो होता है आपका बीमारी, वो रोगजनक, किस रोगजनक के कारण होता है बाबू। इसका कारण क्या होता है वही आपसे पूछ रहा है। क्या प्लाज्मोडियम होता है, क्या लेशमानिया होता है, क्या अमीबा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, लेशमानिया कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, या लेशमानिया। ऑप्शन आपका क्यों गिर रहा है भाई, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अगर आपसे पूछता है एग्जाम में ये क्वेश्चन कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है बाबू, तुरंत टिक मारिएगा, लेशमानिया या लेशमानिया, जो भी ऑप्शन में दिया होगा इस तरह से। चलिए 15 नंबर बाबू क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कि फूल का कौन सा भाग बाबू फल में बदलता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आपके एग्जाम की दृष्टि से। पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीजांड, इसका क्या होगा बाबू, कमेंट करिएगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है प्यारे साथियों, क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। प्यारे साथियों इसका आंसर मैं आप सभी के लिए, समझिए ये होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए दे रहा हूँ होमवर्क में। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ये आप सभी के लिए होमवर्क है प्यारे साथियों, क्या है, होमवर्क है। क्लियर हुआ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बाबू, इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बाबू बढ़ते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है, बाबू कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। इसमें से स्वपोषी
पोषण मतलब वैसा पोषण जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं बाबू, स्वयं बनाते हैं। तो बाबू क्लोरोफिल की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोला था इसकी आवश्यकता है, या सूर्य का प्रकाश आवश्यकता है, या ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू इसका आंसर बताइएगा? इसका आंसर बाबू होगा क्लोरोफिल का भी जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत पड़ता है, और बाबू सूर्य के प्रकाश का भी जरूरत पड़ता है। तो ऑप्शन के अनुसार बाबू आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार बाबू आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर बाबू डी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है बाबू? वर्त वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, या पुंकेसर? बाबू इसका आंसर कमेंट करिएगा क्या होगा। तो प्यारे साथियों, फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है आपका, वो क्या होता है बाबू? पुंकेसर होता है। क्या होता है बाबू? पुंकेसर होता है। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे बाबू, किसके साथ? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ बाबू 18 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है बाबू। निम्न में कौन जैव निम्नीकरण कचरा है बाबू? प्राकृतिक जो जो अपघटन होता है बाबू, जैव निम्नीकरण कचरा कौन सा है बाबू? प्लास्टिक है, थर्मोकोल है, पॉलिथीन है, या टिश्यू पेपर है? तो बाबू इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा प्यारे साथियों, टिश्यू पेपर जो है वो जैव निम्नीकरण कचरा है बाबू, उसका अपघटन हो जाता है। जैव निम्नीकरण बाबू आपका क्या हो जाएगा? कचरा कौन सा हो जाएगा बाबू? टिश्यू पेपर हो जाएगा। आई होप प्यारे साथियों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ बाबू हम आज की इस क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बाबू। और ये रहा आप सभी के सामने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या बाबू कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक बाबू, अपवर्तनांक पूछा है, अधिक है? प्यारे साथियों याद रखिएगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक पूछे। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है बाबू? सबसे अधिक, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है बाबू? सबसे अधिक अपवर्तनांक तो बाबू याद रखिएगा आपका हीरे का होता है बाबू। किसका होता है? सबसे अधिक पूछ दे, हीरा का होता है। 2.42 होता है बाबू। कितना होता है? 2.42 होता है। सबसे कम पूछ दे बाबू, सबसे कम, सबसे कम अपवर्तनांक। तो सबसे कम बाबू किसका होता है? वायु का होता है, या निर्वात कह लीजिए, वायु या निर्वात का, जो भी ऑप्शन दिया होगा, वायु या निर्वात। अगर बाबू अपवर्तनांक देखा जाए तो निर्वात का ही सबसे ज्यादा होता है, लेकिन आपके बुक में जो दिया है लगभग दोनों को बराबर दिया है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा बाबू कि किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? ऑप्शन देखते हैं, हवा, जल, शीशा, हीरा। बाबू हीरे का अपवर्तनांक अधिक है। ऑप्शन के अनुसार बाबू हीरे का अपवर्तनांक बाबू क्या है? अधिक होता है। क्लियर हुआ? चलिए, जल का अपवर्तनांक बाबू 1.33 होता है, याद रखिएगा। हवा का अपवर्तनांक वही मैंने बताया, 1 होता है, सबसे कम होता है। और बाबू इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज के इस क्लास का बाबू लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग बाबू इसमें दिया है? ये कौन सा रंग है यहाँ पर? क्या होगा बाबू? कौन सा रंग, कौन सा रंग यानी वर्ण, रंग कहिए या वर्ण कहिए, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? प्यारे साथियों मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, ये है आपका क्या प्रिज्म, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण जाता है प्यारे साथियों। तो इसका क्या होता है बाबू? विचलन होता है। विचलन होता है, याद रखिएगा क्या होता है? विचलन होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। नीचे जो होता है बाबू आपका बैंगनी होता है सबसे अधिक। क्या होता है बाबू? बैंगनी होता है, याद रखिएगा इस चीज को। ऊपर जो आपका होता है बाबू लाल होता है। अब मैं आपको इतना देखिए, इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव आप सभी का क्लियर होगा बाबू, ये समझिएगा। बैगनी, सबसे अधिक झुकाव कौन से रंग का हुआ है? सबसे नीचे जो होगा उसी का सबसे अधिक झुकाव हुआ होगा, सबसे जो नीचे होगा उसका अधिक झुकाव हुआ होगा, यानी बैगनी का सबसे अधिक झुकाव होता है। इसका झुकाव सबसे अधिक होता है बाबू। बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा, सबसे अधिक होता है। क्या झुकाव? इसका झुकाव क्या होता है बाबू? सबसे कम होता है। इसका झुकाव सबसे कम होता है। सबसे कम बाबू लाल कलर का झुकाव होता है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ देगा कि तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है बाबू? तो याद रखिएगा, जिसका झुकाव कम उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा। इसका बाबू तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य इसका अधिक हो जाएगा। आपका ये भी क्वेश्चन इसमें से कितना क्लियर हुआ? तरंग दैर्ध्य बाबू क्या हो जाएगा? तो अधिक हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा बाबू? तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाएगा। क्लियर हुआ?
इसका तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाएगा। और बाबू इसका झुकाव अधिक तो तरंग दैर्ध्य कम। इसका तरंग दैर्ध्य बाबू क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, चलिए मैं लिख देता हूं, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य कम। इसका तरंग दैर्ध्य बाबू क्या हो जाएगा? तो इसका तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो बैंगनी का होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का होता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से रंग का सबसे अधिक विचलन होता है या झुकाव होता है? तो देखिए यहाँ पर बैंगनी रंग का सबसे अधिक झुकाव होता है और हम ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप मेरे दोस्त आप सभी लोग इसमें से 10 क्वेश्चन तो आपने सही जरूर किया होगा। कितना सही किया है ये हमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों ने 20 में से कितना सही किया बाबू? आप लोगों ने 20 क्वेश्चन में से कितना सही किया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। बाकी क्लास आपको कैसा लगा हो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए क्लास में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए प्यारे साथियों आप सभी को जय हिंद।